जय हिंद। प्रभात पाठशाला अर्थात सुबह की ऑनलाइन पाठशाला में यूर मोस्ट वेलकम। अब तक हमने क्लास 10 की हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट यूरोप में राष्ट्रवाद को पढ़ा है, जिसमें हमने देखा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस तरह हो रहा है, किन घटनाओं के परिणाम स्वरूप यूरोप में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हो रही है, राष्ट्रवाद की भावनाएं लोगों के अंदर विचरण कर रही हैं और किस तरह इन राष्ट्रवादी भावनाओं में लगभग संपूर्ण यूरोपीय देश किस तरह से प्रभावित हो रहा है, उनमें क्या क्या परिवर्तन आ रहा है, इन सबको हमने देखा था। यूरोपीय देशों में परिवर्तन के साथ साथ विश्व के अन्य देशों पे भी राष्ट्रवादी भावनाओं का किस तरह प्रभाव पड़ रहा है, इसको भी हमने देखा था। अब ये इसका सेकेंड चैप्टर है समाजवाद एवं साम्यवाद। सबसे पहले इस जो चैप्टर उसके उसके चैप्टर का नेम ही है समाजवाद और साम्यवाद। सबसे पहले हम शीर्षक को समझेंगे कि समाजवाद किसे कहते हैं और साम्यवाद किसे कहते हैं। ये दोनों ही एक विचारधाराएं हैं। समाजवाद और साम्यवाद दोनों ही राजनीतिक और आर्थिक विचारधाराएं हैं और इन दोनों की उत्पत्ति लगभग सेम समय में हुई थी। और समाजवाद के जनक भी कार्ल मार्क्स को ही कहा जाता है और साम्यवाद के जनक भी कार्ल मार्क्स को ही कहा जाता है। ये दोनों ऐसी विचारधाराएं हैं जिनकी उत्पत्ति समाज में सभी लोगों के बीच एक अच्छी व्यवस्था बनाने के लिए उत्पत्ति हुई थी। एक अच्छे समाज के, सुसंगठित समाज के निर्माण के लिए, वहाँ की अच्छी व्यवस्थाओं के लिए समाजवाद और साम्यवाद इन दोनों विचारधाराओं की उत्पत्ति हुई थी। आइए हम देखते हैं कि समाजवाद किसे कहते हैं। अभी हमने जाना कि समाजवाद और साम्यवाद दोनों ही राजनीतिक और आर्थिक विचारधारा है। इसका डिफिनेशन होगा समाजवाद एक ऐसी आर्थिक एवं सामाजिक विचारधारा है जो व्यक्ति के स्थान पर राज्य की स्थापना एवं उसके अधिकार को महत्व देती है। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्ति के स्थान पे राज्य की स्थापना और उसके अधिकार को महत्व देती है। अर्थात समाजवादी विचारधारा के अकॉर्डिंग जो राष्ट्र है ना, उस राष्ट्र में राज्य की स्थापना होनी चाहिए और जो भी संपत्ति है वो संपत्ति किसी निजी व्यक्ति के पास नहीं होनी चाहिए, बल्कि राज्य की समस्त मतलब राज्य बन जाएगा तो वहाँ की जितनी भी संपत्तियां हैं उस पर राज्य का अधिकार होना चाहिए और जो राज्य होगा वो अपने अकॉर्डिंग उस राज्य की सारी जनता के लोक कल्याण के बारे में सोच के, उनके हित के बारे में सोच के और वो जो भी वहाँ की संपत्तियां हैं उनको व्यवस्था करेगा। अर्थात उसमें किसी भी निजी व्यक्ति के पास उनका निजी स्वामित्व वाला संपत्ति नहीं होगी, बल्कि जो होगा वो राज्य के पास होगा और राज्य वहाँ की संपूर्ण जनता के हित को सोच के, संपूर्ण जनता के बारे में सोच के जो भी कानून लाए, नियम लाए, उनके अकॉर्डिंग उस संपत्ति का वहाँ यूज होगा। लेकिन वही जो साम्यवादी विचारधारा है वो इससे इससे उलट है। ये निजी व्यक्ति पे बल देता है, ये निजी व्यक्ति पे बल देता है और इसका मानना है कि मतलब साम्यवादी विचारधारा के अनुसार राज्य विहीन और वर्ग विहीन
राज्य विहीन और वर्ग विहीन राष्ट्र होना चाहिए। अर्थात जो जो भी संपत्ति होगी वो निजी व्यक्ति के पास होगी और निजी व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी जरूरत के अनुसार, अपनी सुख सुविधाओं के अनुसार उस संपत्ति का उपयोग करेगा। इन दोनों में बस अंतर यही पे आ जाता है कि जो समाजवाद है वो राज्य को महत्व देता है, वो राज्य के अधिकार को महत्व देता है, वो राज्य की स्थापना कराना चाहता है। लेकिन वहीं पे समाजवाद जो साम्यवाद व्यवस्था है वो राज्य विहीन, अर्थात राज्य नहीं होना चाहिए, वर्ग विहीन, वर्ग भी नहीं होना चाहिए, वहां निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होना चाहिए और निजी व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग वहां की संपत्ति का उपयोग करे। लेकिन जो समाजवादी व्यवस्था है उसमें ये है कि राज्य जो है वो राज्य संपूर्ण जो भी क्षेत्र में राज्य क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनका उनका उनके पास कोई संपत्ति नहीं, मतलब उनके पास निजी स्वामित्व वाला कोई संपत्ति नहीं रहेगा, राज्य उनको सारी व्यवस्थाएं करके देगा। अभी हम देखेंगे तो समाजवादी देश रूस है और साम्यवादी देश चीन, चाइना। और सबसे पहला समाजवादी व्यवस्था लागू करने वाला राष्ट्र भी रूसी था। अब देखते हैं कि समाजवाद की उत्पत्ति किन कारणों से हुई। क्या ऐसे आखिर कुछ चीज की उत्पत्ति होती है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं, कोई ना कोई आवश्यकता हो। जैसे अभी बहुत सारे अभी हम देख रहे हैं कि रूसी यूक्रेन युद्ध चल रहा है, या फिर पहले भी प्रथम विश्व युद्ध में, दूसरे विश्व युद्ध में, उसके बाद से नए नए वेपन्स, नए नए हथियार की लगातार उनका निर्माण चल रहा है, नई नई हथियार का इंस्ट्रक्शन चल रहा है और बन के वैश्विक बाजार में आ रही हैं। तो हम देख रहे हैं कि युद्ध हो रहा है, तो उन युद्धों को लड़ने के लिए वेपन्स का आविष्कार हो रहा है, नए नए वेपन्स, नए नए हानिकारक, मतलब कह ले कि डेंजर खतरनाक हथियारों का आविष्कार हो रहा है। तो ठीक वैसे ही अगर साम्यवादी और समाजवादी व्यवस्था आ रही है, ऐसी विचारधाराएं आ रही हैं, तो क्या कारण हो रहा है जिसकी वजह से ऐसी विचारधाराओं का आ रही है ये विचारधाराएं। हमने क्लास 8 में पढ़ा है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति को हमने क्लास 8 में पढ़ लिया है, क्लास 8। तो उसमें हम देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं शताब्दी के शुरुआत से ही हो गई थी, अर्थात 18वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही, प्रारंभ लिख लेते हैं, प्रारंभ से ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। और औद्योगिक क्रांति तो हम जानते हैं वह क्रांति जिसके परिणाम स्वरूप उद्योगों में गुणात्मक विस्तार हुआ उद्योगों का, अर्थात औद्योगिक बहुत ही ऊंचे लेवल पे होने लगा, बहुत ही ज्यादा औद्योगिक व्यवस्थाएं होने लगी, उद्योग शुरू होने लगे। उसी को हम कहते हैं औद्योगिक क्रांति। और जब हमने 9 में पढ़ा है भौगोलिक खोजें, और भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप ही औद्योगिक क्रांति शुरू हुई। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो भौगोलिक खोजें हुई उसका परिणाम था औद्योगिक क्रांति, जो 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में शुरू हो गया और इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे उद्योगों का विस्तार हुआ। और जब ये उद्योगों का विस्तार होने लगा तो उसमें हम देखते हैं कि जब उद्योग होगा तो एक उद्योगपति होगा, अर्थात जो उस उद्योग का जो भी उद्योग हो रहा है उसके मालिक है, वो जो भी फैक्ट्री बैठ रही है उसका एक मालिक है। और दूसरा वर्ग वो वर्ग होगा जो उसमें कार्य कर रहा है, अर्थात एक उसमें उसका मालिक वर्ग होगा और एक कार्य वर्ग होगा। और जब औद्योगिक क्रांति पूरे बड़े लेवल पे होने लगी, तो पूरा जो समाज था वो 2 वर्गों में बट गया। एक जो मालिक वर्ग थे, मालिक वही वर्ग होगा, उद्योग वही लोग कर पाएंगे जिनके पास पूंजी होगी और वो अपनी उस पूंजी को वहां पे लगाएंगे उद्योग करने में। तो ऐसे में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज 2 भागों में बट गया।
एक था पूंजीपति वर्ग और दूसरा था श्रमिक वर्ग। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज दो वर्गों में बंट गया। पहला था पूंजीपति वर्ग, दूसरा श्रमिक वर्ग। और जो पूंजीपति वर्ग था वो बहुत ही उनके पास लग्जरी लाइफ थी, वो सुविधाजनक वर्ग थे, उनके पास सारी सुविधाएं मौजूद थी। और वहीं श्रमिक वर्ग थे जो फैक्ट्रियों में, उद्योगों में किया करते थे। वहीं जो श्रमिक वर्ग था उनके पास कोई भी सुख सुविधाएं नहीं थी, जबकि उन्हें बहुत ही एक तो नीच समझा जाता था, उसके पास उनको पास पूरा उनकी जितनी आवश्यकता भर की वेतन भी नहीं दी जाती थी। और इस वजह से वो बहुत ही अ, निम्न जीवन जीने के लिए बाधित थे। जैसे हमने 9 में पढ़ा भी है कि स्लम पद्धति की शुरुआत भी औद्योगिक क्रांति के कारण ही हुई, जिसमें जो श्रमिक वर्ग थे वो बहुत ही खराब जगह थी, वहां पे रहने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ता था। तो इस तरह श्रमिक वर्ग और पूंजीपति वर्ग दोनों में समाज विभक्त हो गया। जो पूंजीपति वर्ग था वो तो सुविधाजनक था, लेकिन जो श्रमिक वर्ग था वो असुविधाजनक था। और ऐसे में उनकी खराब स्थिति, उनकी बहुत ही बदतर आर्थिक दुर्दशा को देख के बहुत से विचारक उत्पन्न हुए, जो और बहुत से समाज सुधारक उत्पन्न हुए, जो जो नए नए विचार लाकर और मजदूर वर्ग को भी सुविधा देना चाहते थे। अर्थात वो चाहते थे कि राज्य में, समाज में ऐसी व्यवस्था हो जिसमें मजदूर वर्ग को भी कुछ अधिकार मिले, वो भी अपना जो जीवन है वो अच्छे तरीके से जिए। इस तरह वो विचारक आए जिन्होंने समाजवादी विचार थे और साम्यवादी विचार को दिया। और विचार देने वाले को, विचार करने वालों को विचारक कहते हैं। और वो विचारक जो समाजवाद को विचार देने वाले थे, समाजवाद को बढ़ावा देने वाले थे, उन्हें कहते हैं समाजवादी विचारक। और जो साम्यवादी के पक्षधर थे, जो साम्यवाद को मानने वाले थे, उन्हें कहते हैं साम्यवादी विचारक। समाजवादी विचारकों में शामिल हैं जैसे कार्ल मार्क्स हो गए, रॉबर्ट ओवेन हो गए। ऐसे कई विचारक हैं जो समाजवादी विचारक हैं। समाजवादी विचारकों को दो भागों में बांटा गया है। एक यूटोपियन समाजवादी विचारक और दूसरा है वैज्ञानिक समाजवादी विचारक। और इस जैसे एक कुछ मापन होता है ना कि किस आधार पे इनको बांटा गया है। तो जो कार्ल मार्क्स के पहले के जो भी विचारक थे वो यूटोपियन समाजवादी विचारक हैं, और कार्ल मार्क्स के साथ या उनके बाद के जो विचारक हैं उनको वैज्ञानिक समाजवादी विचारकों में रखा गया है। यूटोपियन विचारक में जैसे रॉबर्ट ओवेन, सेंट साइमन, ये लोग यूटोपियन विचारक हैं। और कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स, ये लोग वैज्ञानिक समाजवादी विचारक हैं। अब नेक्स्ट आगे हम कार्ल मार्क्स का सिद्धांत और भी समाजवादी विचारकों के सिद्धांत को पढ़ेंगे। दैट्स ऑल। जय हिंद।